नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। 16 जनवरी 2020 हाड़ कपा देने वाले कोहरे में डूबी ठंडी सुबह के 7 बजे थे। उसी दौरान टीकमगढ़ जिले के बमहोरी कला थाने की सीमा में बमहोरी कला जतारा रोड पर बामना तिगेला के पास गुजर रहे लोगों ने एक बंद बोरा पड़ा देखा। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, जिससे लोगों को शक हुआ कि बोरे में जरूर कोई संदिग्ध चीज है। इसलिए किसी ने ये सूचना फोन द्वारा बमहोरी कला थाने में दे दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने जब उस बोरे को खुलवाया तो उसमें 22 से 24 साल के युवक का शव मिला था। मृतक के सिर और आंखों पर गहरी चोट के निशान थे। थाना प्रभारी ने शव मिलने की जानकारी एसडीपीओ प्रदीप सिंह और एसपी अनुराग को दे दी। कुछ ही देर में एसडीपीओ फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद बताया कि मृतक की हत्या करीब 30 से 32 घंटे पहले हुई होगी। कड़ाके की ठंड होने के बाद भी वहां तमाम लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन शव की पहचान कोई नहीं कर सका। संयोग से उसी समय पास के गांव पचोरा का रहने वाला एक व्यक्ति किशोरीलाल वहां पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा नारायण सिंह और जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर भी थे। दरअसल उससे 2 दिन पहले किशोरीलाल का बेटा जय कुमार गायब हो गया था। वो अपने बेटे की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने जा रहा था। तभी उसे बामना तिगेला पर अज्ञात युवक का शव मिलने की खबर मिली तो वो मौके पर पहुंच गया। वहां मिले शव की पहचान उसने अपने बेटे जय कुमार के रूप में कर दी। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि जय कुमार पहले गांव के जागीरदार राजेंद्र सिंह राठौर के यहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, लेकिन कुछ दिनों से उसने वो काम छोड़ दिया था और ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। पुलिस के पूछने पर किशोरीलाल ने बताया कि जय कुमार की किसी से कोई रंजिश थी या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। मौके की जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अगले दिन पुलिस को जय कुमार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली उससे साफ हो गया कि मृतक के सिर, चेहरे और पसली पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसडीपीओ प्रदीप सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी बमहोरी कला वीरेंद्र सिंह पवार, चौकी प्रभारी कनेरा, एसआई रश्मि जैन और उनके स्टाफ की 3 टीमें गठित करने के निर्देश दिए। इस टीम ने मृतक का मोबाइल नंबर लेकर उसकी सीडीआर निकलवाई। इसमें पुलिस को 2 ऐसे नंबर मिले जिनसे मृतक की कई बार काफी देर तक बातें हुआ करती थी। यही नहीं, घटना से पहले भी दोनों नंबरों से मृतक की बात होने का पता चला। घटना के बाद से ही ये दोनों नंबर बंद थे। इससे थाना प्रभारी पवार समझ गए कि हत्या का संबंध किसी न किसी तरह से इन दोनों नंबरों से है। मृतक के मोबाइल की सीडीआर से एक और खास बात सामने आई कि मृतक के गांव की कई लड़कियों से दोस्ती थी। उनसे उसकी फोन पर बातें हुआ करती थी। इसलिए पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच अवैध संबंध के एंगल से भी करनी शुरू कर दी। पुलिस मृतक के मोबाइल की सीडीआर से शक के घेरे में आए फोन नंबरों की जांच में जुट गई। इसके अलावा जिस जगह शव मिला था उस तरफ जाने वाले रास्ते पे लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। पुलिस ने इस रास्ते में काम करने वाले किसानों से पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश की। इस दौरान पचोरा गांव का एक बड़ा किसान राजेंद्र सिंह जय कुमार की हत्या के संबंध में लगातार पुलिस से संपर्क बनाए हुआ था। राजेंद्र सिंह जय कुमार की हत्या के बारे में आए दिन नई नई थ्योरी भी पुलिस के दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये कवायद देखकर थाना प्रभारी पवार को राजेंद्र पर ही शक होने लगा। थाना प्रभारी ने अपने शक के बारे में एसडीपीओ से चर्चा की। उनकी सहमति से पवार ने पचोरा गांव में अपने मुखबिर मृतक जयराम कुमार और जागीरदार राजेंद्र सिंह के परिवार के संबंधों की जानकारी जुटाने में लगा दिए। इसका परिणाम ये निकला कि मुखबिरों ने थाना प्रभारी को ये खबर दी कि गांव में राजेंद्र की बेटी संध्या के साथ मृतक की नाम की चर्चा आम है। दूसरा ये कि नौकर का नाम बहन के साथ आने पर कुछ दिन पहले राजेंद्र के बेटे धनेंद्र और मृतक जय कुमार में विवाद भी हुआ था।
जिसके बाद राजेंद्र ने जय कुमार को नौकरी से निकाल दिया था। ये बात साफ हो जाने पर पुलिस ने धनिंदर और राजेंद्र के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, जिससे पता चला कि जिस दिन जिस जगह पर जय कुमार का शव मिला था, धनिंदर, उसके पिता और चाचा गजेंद्र के मोबाइल फोन की लोकेशन उसी जगह पर थी। इस आधार पर एसपी के निर्देश पर बमहोरी कला पुलिस ने धनिंदर, राजेंद्र और संध्या को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पूछताछ में धनिंदर और राजेंद्र पहले तो पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने जुटाए गए सबूत उनके सामने रखे तो उन्होंने संध्या से इश्क के चक्कर में जय कुमार की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उनके बयानों के आधार पर पुलिस की एक टीम धनिंदर के चाचा गजेंद्र की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची तो वो घर से फरार मिला, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर अगले दिन ही चंदेरा तिगला के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्या की रात जय कुमार के पास 2 मोबाइल थे, क्योंकि वो उस रात अपनी भाभी का मोबाइल भी ले गया था। ये दोनों मोबाइल देवेंद्र ने कुचेरा बांध में फेंक दिए थे, जहां से पुलिस ने दोनों मोबाइल बरामद कर लिए। इसके अलावा वो कार भी बरामद कर ली, जिसे जय कुमार के शव को फेंकने में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद मालिक की बेटी के संग इश्क लड़ाने की कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। पचोरा गांव के जागीरदार कहे जाने वाले राजेंद्र की बेटी संध्या की खूबसूरती आसपास के गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बुंदेलखंड के ठाकुर परिवार में जन्मी संध्या के चेहरे पर बिखरा राजपूती खून उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाने लगा था, इसलिए संध्या गांव के हर युवा दिल की धड़कन बनी हुई थी। लेकिन उसके पिता राजेंद्र सिंह और चाचा गजेंद्र सिंह के रुतबे के कारण कोई भी युवक उसे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इस गांव में रहने वाले किशोरीलाल अहिरवार का बेटा जय कुमार काम की तलाश में था, सो उसने गांव के रईस ठाकुर राजेंद्र सिंह से नौकरी की याचना की तो उन्होंने उसे अपने ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। उस समय जय कुमार 18 साल का था, जबकि संध्या भी 18 साल के आसपास की थी। घर परिवार की इज्जत के लिए हर एक कदम फूक फूक कर रखने वाले राजेंद्र यही धोखा खा गए थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि जय कुमार ट्रैक्टर चलाना जानता है, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी कि 18 साल का ये लड़का उतनी लड़कियों के साथ खेल चुका है जितनी उसकी उम्र भी नहीं थी। जय कुमार भी दूसरों की तरह संध्या की खूबसूरती का कायल था, इसलिए उसने पहले दिन ही सोच लिया था कि अगर मौका लगा तो संध्या की खूबसूरती पर कब्जा करके ही मानेगा। इसलिए उसने काम शुरू करने के साथ संध्या को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके चलते उसने संध्या को छोटी ठकुराइन कहकर बुलाना शुरू कर दिया। वास्तव में उसने संध्या के लिए ये संबोधन काफी सोच समझकर चुना था, क्योंकि वो जानता था कि उसे इस नाम से बुलाकर वो संध्या की नज़र में खास बन जाएगा। हुआ भी यही। जब उसने संध्या को पहली बार छोटी ठकुराइन कहकर बुलाया तो संध्या चौकी ही नहीं, बल्कि उसके मन में छोटी ठकुराइन होने का एहसास शहद की मिठास की तरह घुल गया। घर का यही नौकर जय कुमार उसे खास लगने लगा, इसलिए उसके मुंह से बार बार छोटी ठकुराइन शब्द सुनने के लिए अक्सर उसके आसपास मंडराने लगी। जय कुमार इश्क का पुराना खिलाड़ी था, उसे लड़कियों का चेहरा देखकर उनके मन की बात जानने की महारत हासिल थी, इसलिए वो जल्द ही समझ गया कि संध्या उसके पीछे क्यों घूमती रहती है। ठाकुर परिवार में कड़े नियम होने की वजह से बाहरी लोगों का घर के भीतर तक आना जाना आसान नहीं था। ऐसे में संध्या के दिल में उठने वाली तरंगों को छेड़ने वाला जय कुमार के अलावा दूसरा कोई और नहीं था, क्योंकि काम के सिलसिले में उसे घर में आने जाने की कोई रोक नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाकर जय कुमार संध्या के नजदीक जाने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते उसने धीरे धीरे संध्या से उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। किशोर उम्र में अपनी तारीफ सुनना हर लड़की को अच्छा लगता है, इसलिए संध्या को लगने लगा कि जय कुमार सारा काम छोड़कर दिन भर उसके सामने बैठकर उसके रूप का गुणगान करता रहे। वो जय कुमार से बात करने के लिए कभी कभी उसे अपने निजी काम भी बताने लगी, जिसे जय कुमार एक पैर पर खड़ा होकर करने भी लगा। जब जय कुमार को लगा कि लोहा गर्म है, चोट की जा सकती है, तो उसने एक दिन डरने की एक्टिंग करते हुए संध्या से कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है छोटी ठकुराइन। कहो क्या कहना है? संध्या बोली। नहीं, डर लगता है कि आप नाराज हो जाएंगी। जय कुमार ने कहा। नहीं होंगी, बोलो, संध्या बोली।
छोड़िए छोटी ठकुराइन, मुझ जैसे गरीब का ऐसा सोचना भी पाप है। ये कहकर जय कुमार ने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि वो जानता था कि अधूरी बात संध्या के मन में जितना असर करेगी उतना पूरी नहीं। हुआ भी यही। जय कुमार का बात अधूरी छोड़ना संध्या को बुरा लगा, क्योंकि सच तो यही था कि खुद संध्या मन ही मन जय कुमार से प्यार करने लगी थी। इसलिए उसे लग रहा था कि बुद्धू अपने मन की बात बोल देता तो कितना अच्छा होता। अगले कुछ दिनों तक जय कुमार के आगे पीछे घूमकर उसे अपने दिल की बात कहने का मौका देने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी योजना के अनुसार जय कुमार चुप रहा, जिससे संध्या का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन जय कुमार ने जब उसे छोटी ठकुराइन कहकर पुकारा तो वो फट पड़ी। मत बोलो मुझे छोटी ठकुराइन, क्यों कोई गलती हो गई है क्या हमसे? जय कुमार ने पूछा। हाँ, संध्या बोली। क्या तुमने उस दिन बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? कह तो दूंगा, पर वादा करो कि अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो आप मुझसे बात करना नहीं छोड़ेंगी और ना मेरी शिकायत ठाकुर साहब से करेंगी। वादा रहा, अब जल्दी बोलो, नहीं तो कोई आ जाएगा। संध्या ने उतावलेपन से कहा। आई लव यू। जय कुमार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो जैसे संध्या के मन में सैकड़ों गुलाब एक साथ खिल उठे। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? जय कुमार ने उसे खामोश खड़े देखकर पूछा। नहीं, ये कहकर वो थोड़ा मुस्कुराई। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? उसने पूछा। हाँ, संध्या ने सिर हिलाकर धीरे से जवाब दिया। तो ठीक है, कल दोपहर में जब बड़ी ठकुराइन सोती है मैं काम के बहाने आऊंगा। उस समय पापा और भैया भी नहीं रहेंगे। ठीक है। ये कहते हुए संध्या शर्माते हुए अंदर भाग गई। सचमुच दूसरे दिन जय कुमार मौका निकालकर राजेंद्र सिंह की हवेली पर पहुंचा तो संध्या उसी का इंतजार कर रही थी। ये देखकर जय कुमार ने सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में लेने के साथ उसके पूरे बदन पर अपने होठों की मुहर लगानी शुरू कर दी, जिससे संध्या के शरीर में खुशबू के फुहारे फूटने लगे। कुछ देर तक जय कुमार उसे पागलों की तरह प्यार करता रहा, फिर वहां से चुपचाप चला गया। चूंकि राजेंद्र सिंह की हवेली काफी बड़ी थी, सो संध्या और जय कुमार को मिलने में कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए उस दिन के बाद दोनों मौका मिलते ही एक दूसरे की बाहों में सुख की तलाश करते रहते। जय कुमार को राजेंद्र सिंह की बेटी से इश्क लड़ाना कभी भी महंगा पड़ सकता था, इसलिए वो काफी डरा हुआ भी रहता था। लेकिन ठाकुर की बेटी होने के कारण इश्क के रास्ते पर निकल पड़ी संध्या को किसी का डर नहीं था, इसलिए वो जय कुमार को खुलकर प्यार करने के लिए उकसाने लगी। दिन में बात नहीं बनी तो उसने जय कुमार को रास्ता बताया कि रात को सबके सो जाने के बाद वो उसके कमरे में आ जाए। जय कुमार भी यही चाहता था, सो उस दिन के बाद से वो आए दिन अपनी रातें संध्या के कमरे में उसके साथ प्यार में डूबकर गुजारने लगा। जय कुमार काफी संभलकर चल रहा था, लेकिन नादानी के दौर से गुजर रही संध्या में अभी इतनी गंभीरता नहीं थी कि वो अपनी मोहब्बत को संभाल कर रख सके। प्यार में पागल संध्या दिन भर जय कुमार के आसपास रहने लगी, जिसके चलते संध्या के भाई धनेंद्र को दोनों के बीच पक रही खिचड़ी का आभास होने लगा। उसने दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी तो कुछ ही दिनों में उसे पूरा यकीन हो गया कि जय कुमार और उसकी बहन घर वालों की आंखों में धूल झोंककर इश्कबाजी कर रही है। एक मामूली नौकर द्वारा अपनी इज्जत पर हाथ डालने के दुस्साहस के कारण धनेंद्र का खून खौल उठा, लेकिन मामला इज्जत का था, सो उसने विवाद करने के बजाय जय कुमार को डांट फटकार कर घर से निकाल दिया। राजेंद्र के परिवार ने जय कुमार को नौकरी से निकालने का बहाना उसके द्वारा काम में लापरवाही बरतना बताया। धीरे धीरे गांव वालों में इसके सही वजह की चर्चा होने लगी, लेकिन जय कुमार और संध्या दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी। इससे परिवार वालों के विरोध के बाद भी चोरी छुपे मिलकर एक दूसरे की तड़प शांत करने का खेल लगातार जारी रहा। इसके लिए जय कुमार ने संध्या को एक सिम कार्ड उपलब्ध करा दिया, जिससे वो केवल जय कुमार से बात करती थी। घटना वाले दिन भी यही हुआ। उस रोज पास के एक गांव के रहीश ठाकुर धनेंद्र के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। दिन भर घर में मेहमानों की भीड़ थी, जिसके बाद ठाकुर परिवार ने खेत पर दारू और मुर्गा पार्टी का आयोजन किया, जिसके चलते शाम होते ही घर के सारे मर्द पार्टी के लिए खेत पर निकल गए। घर पर केवल माँ और संध्या थी। संध्या को प्रेमी से मिलने के लिए यह समय
काफी अच्छा लगा, इसलिए शाम को ही उसने जय कुमार को फोन करके रात में चुपचाप अपने कमरे में प्यार की महफिल जमाने का निमंत्रण दे दिया। जय कुमार नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद भी कई बार इसी तरह संध्या से मिला करता था, इसलिए उस रोज रात गहराते ही वो शराब पीकर चुपचाप संध्या के कमरे में दाखिल हो गया। संध्या उसी का इंतजार कर रही थी। एक दूसरे को आमने सामने देखकर वे दुनिया को भूलकर प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। इधर खेत पर पार्टी खत्म करके रात 12 बजे के आसपास धर्मेंद्र अपने चाचा गजेंद्र के साथ घर लौटा, जिसके बाद चाचा तो अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाते समय धर्मेंद्र संध्या के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे कमरे से आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनकर धर्मेंद्र ने बहन के कमरे में झांका तो अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। संध्या अपने कमरे में बिस्तर पर जय कुमार के साथ प्यार के सागर में हिचकोले ले रही थी। धर्मेंद्र ने सबसे पहले फोन लगाकर अपने चाचा को यहां आने को कहा और खुद गुस्से में कमरे के दरवाजे पर लात मारकर कमरे में दाखिल हो गया। धर्मेंद्र को गुस्से में देखकर संध्या अपने कपड़े समेटकर मां के कमरे की तरफ भाग गई। धर्मेंद्र पास में पड़ा डंडा उठाकर जय कुमार पर पिल पड़ा। इस पिटाई में जय कुमार की मृत्यु हो गई। उसी समय धर्मेंद्र का चाचा गजेंद्र भी आ गया। धर्मेंद्र ने पूरी बात चाचा को बताई। इसके बाद चाचा और भतीजा मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। तभी राजेंद्र सिंह भी घर पहुंच गया। सोच विचार कर तीनों ने शव बोरी में बंद कर अपने घर में छिपा दिया और अगली रात को अपनी गाड़ी में डालकर उसे ठिकाने लगाने निकल पड़े। इन लोगों ने बम्होरी कला जतारा रोड पर बामना निगेला के पास शव डाल दिया। उधर जय कुमार 14 जनवरी 2020 की शाम से लापता था। 2 दिनों के बाद भी जब वो घर नहीं लौटा तो उसके पिता किशोरीलाल को चिंता हुई। वो 16 जनवरी को बेटे के बारे में पूछने के लिए जमींदार राजेंद्र सिंह राठौर के पास गया, क्योंकि जय कुमार पहले उसके यहाँ पर काम करता था। राजेंद्र सिंह ने कहा कि उसे नहीं मालूम। इतना ही नहीं, सहानुभूति दिखाते हुए वो उसके साथ थाने जाने के लिए तैयार हो गया। जब ये लोग थाने जा रहे थे तभी उन्हें बामना निगेला के पास शव मिलने की सूचना मिली। वहां जाकर देखा तो शव जय कुमार का ही निकला। तीनों ने सोचा था कि किशोरी के साथ लगे रहने से पुलिस उन पर शक नहीं करेगी, लेकिन एसपी के निर्देशन और एसडीपीओ प्रदीप सिंह के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने केस का खुलासा करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।